welcome to my new channel Camilite. So first of all, just subscribe this channel so that you can get the notification for next upcoming videos that will help in the preparation of your board exams. Okay, so now in this lecture I'm going to start with a very important chapter, that is a carbon and its compounds. तो पहले हमने जैसे आपको नेम से क्लियर होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू. सो इससे पहले आपने देखना कि कार्बन का मीनिंग क्या होता है, इसके कंपाउंड्स का क्या मीनिंग है. तो कार्बन आपको पता है, कार्बन इज ए लाइक ए एलिमेंट. कार्बन एक एलिमेंट जो नेचर में एग्जिस्ट करता है. और कार्बन का अगर देखा जाए तो कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं. कार्बन का जो सिंबल होता है, सिंबल कार्बन का क्या होता है, सी, स्टैंड्स फॉर द कार्बन. और इसको एक एटॉमिक नंबर भी अलॉट किया हुआ है. आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के ऊपर, उनको अलग अलग एटॉमिक नंबर दिया हुआ है. और एटॉमिक नंबर जो उनको देते हैं वो किस बेसिस पे दिया हुआ, वो आपने ये चीज़ को समझना है. क्योंकि अगर आपको इनकी बेसिक कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप कार्बन से रिलेटेड जो और क्वेश्चन है, इसकी बॉन्डिंग है या इसके फर्दर प्रॉपर्टीज है, उनको आप क्लियर कर पाओगे. सो इसको आपने अच्छे से देखना है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 6. उसको हम इसके बेस पे भी यहाँ शो कर सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 होता है. और आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ का जो एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वो किसके इक्वल होता है, NO मीन्स कि एन डॉट लगा लो मैंने. दिस इज एटॉमिक नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स कि किसी भी एलिमेंट में जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा वो हमें उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है उसकी इन्फॉर्मेशन देगा. और जितने ही प्रोटॉन्स होते हैं उतने उसमें क्या होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स अगर आपका एटॉमिक नंबर पता है तो आपको इससे इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाती है कि उस एटम के अंदर या उस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर आप इसको जो प्रोटॉन्स है उसको हम P से भी शो करते हैं, और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स को आप E से भी शो करते हो और इसको ऊपर माइनस चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज है. अब आपको पता है कि प्रोटॉन्स पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल है. तो जब भी आप कोई एलिमेंट लोगे तो जितना उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज भी होता है. इसीलिए ओवरऑल जो एलिमेंट होता है वो न्यूट्रल कंसीडर होता है. इसी तरह आपने देखना है कि जब आप किसी भी एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सपोज अगर आप कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो, कार्बन के स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि सेंटर में न्यूक्लियस है. ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं. और इसकी साइडों में क्या होता है, इसके अराउंड डिफरेंट शेल्स होती हैं. सो अगर हम कार्बन की बात करें तो इसमें 2 शेल्स होती हैं. जो फर्स्ट शेल है उसके लिए N1 होता है, मीन्स कि नंबर 1 शेल है तो N1 हो गया. दूसरी शेल में N2 होता है. फर्स्ट शेल को आप बोलते हैं K शेल, दिस इज अ K शेल. सेकेंड शेल को नेम दिया वो L. ये आपने लोअर क्लास में 9th में पढ़ा होगा. फर्स्ट शेल K होती है, सेकंड L होती है, देन K L, थर्ड शेल M है, देन N K L M एंड डिफरेंट इस तरह से न्यूक्लियस के राउंड शेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाता है. क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी एलिमेंट है सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते हैं, क्योंकि अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, आपको ये पता है. ठीक है, तो 118 एलिमेंट का मीनिंग है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, मान लो 100 है, 80 है, तो उसमें उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इतने सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर जस्ट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं. ठीक है, जो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. ओके, तो अगर आप किसी भी एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें डिफरेंट शेल्स होती हैं. तो उसमें जो सबसे लास्ट वाली शेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल. कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस आएंगे या आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि आउटर मोस्ट शेल क्या है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है. तो अगर आप इसकी बात करो कार्बन की, कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है. 6 का मीनिंग है इसमें जो एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है और 6 ही इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, कि सबको 6 ही है, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोटॉन भी दोनों 6 हैं. तो अगर आप इसके ये तो हमने चलो इन जनरल स्ट्रक्चर बनाया है. और जो जितनी भी शेल्स होती हैं सभी की कैपेसिटी अलग अलग होती है. जो पहली शेल है, ये जो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होती हैं, ये किस लिए बनाई हुई हैं, दैट इज़ फॉर कीपिंग द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए बनाई गई हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब ज़्यादा होते हैं उनको एक ही जगह नहीं सारा रख देते, उनको डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं. सपोज अगर आपके स्कूल में 2000 स्टूडेंट है तो 2000 स्टूडेंट्स को आप एक ही रूम में नहीं रखोगे, 40 करके अलग अलग रूम्स में रखते हैं. अगर कोई बिग बड़ा रूम है, हॉल है, उसमें मे बी स्ट्रेंथ हम ज़्यादा रख सकते हैं. अगर छोटा रूम है उसमें कम स्टूडेंट्स को रखते हैं. इन द सेम वे
जो हमारे पास एटम्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट शेल्स होती हैं। तो फर्स्ट शेल जो होती है उसकी कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। फर्स्ट शेल के बोलते हैं, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। और जो सेकंड शेल होती है, सेकंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आते हैं। इसी तरह जो थर्ड शेल है उसमें भी 8 आते हैं। बाकी जो नेक्स्ट फिर आप 18 अलग अलग इसकी रेंज जाती है, बट हमने भी कार्बन पे ही फोकस करना है, हम आगे नहीं जा रहे। तो आपने ये देखना है कार्बन के जो मीन्स की एटम में 2 शेल्स होती हैं। नो डाउट फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 की है और सेकेंड की 8 की है, बट आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन आप उतने ही प्लेस करोगे ना। तो ये तो चलो हमने इन जनरल बना लिया। जैसे अगर कार्बन के लिए आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कार्बन के अंदर क्या 6 प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, और साइडों में कितनी शेल्स होंगी, इसमें 2 शेल्स आएंगी, क्योंकि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उनमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्स्ट शेल में आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रखने के बाद फर्स्ट शेल कौन सी है, के शेल है, और जो दूसरी शेल है वो कौन सी है, दैट इज़ एल शेल। सेकेंड शेल है एल शेल। तो 6 में से 2, 6 टोटल इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 ही इसके अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी हमने 6 रख दिए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने इकट्ठे नहीं रखने। जो फर्स्ट शेल होती है सबसे स्मॉल शेल होती है, मीन्स की सबसे छोटी शेल होती है, आप इसके रेडियस से देख सकते हो। जो जिस शेल का साइज छोटा होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम आते हैं। और अगर आप सेकंड शेल का देखो तो ये थोड़ी बड़ी, इसका रेडियस ज़्यादा है, तो ये थोड़ी बड़ी वाली शेल है, तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 आते हैं मैक्सिमम तो 8 आते हैं। बट जब आप कार्बन की बात करोगे, कार्बन में तो 6 ही हैं, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन उसने रख दिए फर्स्ट शेल में। 2 रखने के बाद अब उसके पास कितने रह जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स कि कार्बन जो है उसके पास 2 शेल्स होती हैं इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए। मान लो आपने 2 स्लैब्स डाली हैं, 2 शेल्स हैं उसके पास, 2 क्लासेस हैं, जिसमें एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। अब आपने देखना है कि जितनी भी शेल्स होती हैं उसमें सबसे जो बाहर वाली शेल है उसको आप क्या बोलते हो, ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है। दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। और आउटर मोस्ट शेल में सबसे आउटर मीन्स की बाहर वाली, और सबसे बाहर वाली है मोस्ट। ये न्यूक्लियस के बाहर 2 शेल्स है, एक फर्स्ट शेल है, सेकंड वाली, और सबसे बाहर वाली कौन सी है, लास्ट शेल। जो लास्ट शेल होती है उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। और लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जैसे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चंस आने ना उसमें कई बार लिखा होगा हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर, या वैलेंसी क्या है। तो इस तरह से जब इन चीज़ों को आपने समझना तो पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, कि जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली आउटर मोस्ट शेल में पड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट कौन सी होती है, लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाली शेल को। तो दिस इज द आउटर मोस्ट शेल जो लास्ट वाली है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। इन दिस वे अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन कार्बन, तो टोटल तो इलेक्ट्रॉन उसमें 6 है, बट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो आउटर मोस्ट शेल में तो आपके पास 4 ही है ना। इट मीन्स कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, और एटॉमिक नंबर इसका 6 है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। अब कोई भी जो एलिमेंट होता है जो उसकी रिएक्टिविटी थी वो रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द, वो डिपेंड करती है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी पे। और जो आपने अब ये देखो इलेक्ट्रॉन्स 6 थे, इनको आपने 2 यहाँ पे रखे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आपने नेक्स्ट शेल में रखे हैं। इट मीन्स हमने उन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की ना हमने इलेक्ट्रॉन की, दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो कार्बन की क्या होगी, तो इट इज़ 2 4। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखो कार्बन की, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन अगर लिखो तो इट इज़ 2 4। मीन्स कि पहले शेल में, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल में कितने आएंगे, फर्स्ट शेल में के में 2 है, सेकंड शेल में एल है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो अलग अलग शेल्स हैं उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आपने देखना है कि कोई एलिमेंट जो है वो कितना रिएक्टिव है। रिएक्टिव मीन्स वो किसी के साथ बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाया। जैसे आप कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, जैसे सोडियम है, तो अगर आप इसको ओपन में रखते हो तो इट कैन कैच फायर, इसमें बड़ी जल्दी से आग लग जाती है। तो बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे, कार्बन है, आयरन है, नॉर्मल आप अगर ओपन में रखोगे तो इतने रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो इन द सेम वे किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है उसकी कन्फिग्रेशन पे। ओके, तो इसमें कन्फिग्रेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने से, इसमें 4 है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और आपने ये देखना जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी टेंडेंसी ये होती है कि उनके पास जितनी भी शेल्स हैं
वो कम्प्लीटली फिल्ड हो। अगर उनके पास एक शेल है, एक शेल की कैपेसिटी 2 की है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़रूर होने चाहिए। जैसे आप देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, जब इसका स्ट्रक्चर बना होगा तो इसमें एक ही शेल है, बट उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही है। तो इसकी कोशिश होगी कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो जब तक इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये अनस्टेबल मानी जाएगी। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा। तो किसी भी एलिमेंट को अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ते हैं या फिर गेन करने पड़ते हैं, या आगे जाके हम करेंगे शेयर भी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी। इट मीन्स उतने एलिमेंट के साथ वो कंबाइन करेगी, चाहे लूज़ करे या फिर वो गेन करे या शेयर करे। इस तरह से अगर आप इसका केस देखते हो हाइड्रोजन का, उसमें उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक और होगा तो फिर एक इलेक्ट्रॉन और लेने के बाद ये क्या करेगी, इसकी वैलेंसी जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मीन्स कि एक शेल है, जितनी स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का पहले मीनिंग समझ लो। स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग है जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जितनी उसके पास शेल्स आ रही हैं, ठीक है, उतनी शेल्स उसकी मतलब कम्प्लीटली फिल्ड होनी चाहिए, ठीक है। या चाहे वो काम मीन्स कि उसको लूज़ करके इलेक्ट्रॉन को करे या फिर गेन करके करे, पर उसने उतनी ही शेल्स रखनी है जो कंप्लीट हो। कंप्लीट कैसे करनी है वो डिपेंड करेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास बच रहे हैं, 4 हैं, 2 हैं, 1 है, कितने हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी टेंडेंसी एक लेके मैं 2 पूरे कर लूँ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए अपनी एक इलेक्ट्रॉन लेगी ना, तो इसको बोलेंगे इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 हो गई। अब आप, क्योंकि हमने कार्बन का डिस्कस करना है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 4 हो गई। अब कार्बन के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो सेकंड शेल पूरी कर ले, ठीक है। अगर ये सेकंड शेल पूरी करता है तो सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर कार्बन पूरे करने की कोशिश करता है तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, उसके ऊपर 4 नेगेटिव, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इन केस कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, वो कैटायन बन जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कोई लूज़ करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो को से कम को से कैटायन आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, गेन कर लेता है, गेन करने के बाद उसके पास इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं वो एनाइन फॉर्म करता है। तो अब इसमें देखो, ये जो कार्बन की अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, जिसको बड़े ध्यान से समझ। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्लियर हो गई होगी। अब अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर कार्बन की वैलेंसी को डिसाइड करना है। तो वैलेंसी का मीनिंग होता है, अगर आप वैलेंसी की डेफिनेशन आपको पता हो, तो वैलेंसी क्या होती है, इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी। इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ये कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बनाता है, कैसे कंबाइन करता है, उसको कंबाइन करने की कैपेसिटी कि 1 इलेक्ट्रॉन से करेगा, 2 से करेगा, 3 से, या उससे ज़्यादा से, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ वैलेंसी। और वैलेंसी डिपेंड करती है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। और वो कोई भी एलिमेंट जो होता है वो कंबाइन क्यों करता है, दैट कंबाइन टू अटेन द स्टेबल गैस कन्फिगरेशन। स्टेबल गैस कन्फिगरेशन का मीनिंग जैसे हमने डिस्कस किया है, अगर किसी में जितनी भी शेल्स वो कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे अगर आप कार्बन का देखो तो कार्बन में टोटल नंबर ऑफ शेल कितनी है, 2 है, के शेल एंड एल शेल है। तो फर्स्ट शेल में 2 तो चलो कंप्लीट है। सेकंड शेल की जो कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, बट इसमें तो 4 ही है ना। इट मीन्स कि अगर इसने स्टेबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करनी है, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, ठीक है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, तब इसकी सेकंड शेल पूरी हो जाती है, ठीक है। एक तरीका तो चलो ठीक है कि इसने क्या किया है कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर ली, 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए। 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अगर देखोगे इसमें क्या हो जाएगा, पहले में 2, दूसरे में 8 हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है, ठीक है। उसमें ऐसा करने से वो क्या करेगा, उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लास्ट शेल में 8। इट मीन्स कि उसकी सेकंड शेल कंप्लीट हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, इसके पास सिर्फ फर्स्ट शेल रह जाएगी। फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की है। इट मीन्स कि दोनों तरीके से वो अपनी जो मीन्स कि वो स्टेबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर सकता है। या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, ऑक्टेट को फॉलो करेगा। इस तरह से ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। अगर वो 4 दे देता है तो फिर वो उसके पास 1 शेल रह जाती है, वो कंप्लीट हो जाएगी। मीन्स कि जितनी शेल्स उतनी कंप्लीट होनी चाहिए। 2 तरीके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को वो ले भी सकता है, गेन भी कर सकता है,
या 4 इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ भी कर सकता है। तो ओवरऑल आपने ये चीज़ समझी है कि कार्बन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, चाहे उसने लूज़ करने हैं चाहे उसने गेन करने हैं, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी तो 4 होगी ना। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। इट मीन्स कि तो कार्बन की जो वैलेंसी निकल के आएगी, वैलेंसी आप क्या बोलोगे, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। और जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसको हम टेट्रा वैलेंसी भी बोलते हैं। टेट्रा आपने सुना होगा मैथ्स में, टेट्राहेड्रल, ठीक है। यहाँ जैसे आप सुनते हो कोई भी और टेट्रागोनल, मीन्स की इसमें 4 साइड्स होती हैं, उसको हम इसकी टेट्रा वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इस वजह से जिसकी वैलेंसी 4 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रावेलेंट या टेट्रावेलेंसी। कई बार आप लिख सकते हो कार्बन शो टेट्रावेलेंसी, कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है, ठीक है। टेट्रावेलेंसी क्यों का मीनिंग है कि ये 4 वैलेंसी क्यों शो करता है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। उस केस में आप बताओगे कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, ओके। एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इज 2 4। and to gain the stable gas configuration it will have to lose or gain 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन उसको मीन्स की लूज़ करने पड़ेंगे या गेन करने पड़ेंगे या फिर शेयर करने पड़ेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की इसमें कंबाइन करने की कैपेसिटी है कि 4 का डिफरेंस आ रहा है इसका स्टेबल गैस कन्फिगरेशन से, ठीक है। चाहे उसने फर्स्ट शेल कंप्लीट करनी फिर उसको 4 निकालने पड़ेंगे, अगर उसने सेकेंड शेल पूरी करनी तो 4 लेने पड़ेंगे। तो दोनों केसेस में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। इट मीन्स कि कार्बन की जो वैलेंसी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो क्या है, 4 है। तो इस वजह से भी आ सकता है वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, वेलेंट इन नेचर, कि ये टेट्रावेलेंट क्यों होता है। टेट्रावेलेंट में फिर अपने आंसर में यही बताना है कि जो भी अपने को इट्स कन्फिग्रेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 4, ओके। तो एंड इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू। सो अगर आपको ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता तो हमने यही लिखना है कि कार्बन एटॉमिक, जैसे ये है कि कार्बन, वाई डू कार्बन शो टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी क्यों शो करता है, या वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, टेट्रावेलेंट क्यों है। तो रीज़न यही है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 6, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 4 एंड इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबल गैस कन्फिगरेशन। स्टेबल गैस कन्फिगरेशन करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, दैट इज वाई इट इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। इसी को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग इन कार्बन को समझने के लिए पहले आप देखो कि स्टार्टिंग में जब आप कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो इसके अंदर 6 इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि हमें पता एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो 6 प्रोटॉन हो गए। और बाहर इसकी फर्स्ट शेल है, इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग दूसरी शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और 4। अब आपने देखा था कि अगर इसने नोबल गैस कन्फिगरेशन लेनी है, स्टेबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करनी, तो 2 तरीके हैं। एक तो फर्स्ट मेथड ये है कि अगर ये लास्ट वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आपने एक एटम का स्ट्रक्चर में, दिस इज द कार्बन एटम, ये कार्बन का एटम है, ओके। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है या फिर गेन कर लेता है तो फिर एटम नहीं रहता, वो मीन्स कि आयंस में चेंज हो जाता है। और अगर मीन्स कि आयंस आपने देखा हुआ, पहले पढ़ा हुआ, 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अगर ये स्टेबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देता है, इफ इट लूजेज द 4 इलेक्ट्रॉन, 4 लेने के बाद अगर आप देखोगे जितने कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसके ऊपर क्या आता है, उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब आप इसमें देखो, अगर ये 6 से 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो ये क्या बन जाएगा, ये C4 पॉजिटिव बन जाएगा। इसको क्या बोलोगे, C4 पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव कैटायन। ये अगर फर्स्ट ऑप्शन देखी जाए C4 पॉजिटिव, C+4 पॉजिटिव कैटायन की, तो इसमें कितने टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारे पास 6 यूनिट रह गया और नेगेटिव चार्ज कितना 2 यूनिट। अब आप देखो दोनों इक्वल नहीं है, बैलेंस नहीं है। ये 4 पॉजिटिव कैटायन बनता है, इट इज़ नॉट ए स्टेबल, ये स्टेबल कैटायन नहीं होता। और सेकेंडली कि इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपने ये भी बताना है कि लूज़ करना इलेक्ट्रॉन या गेन करने पॉसिबल भी होते हैं कि नहीं होते कार्बन में, क्योंकि अगर किसी में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे आप आयनिक कंपाउंड्स में पढ़ते हैं सोडियम के केस में कि 11 एटॉमिक नंबर है, 281 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना या किसी में गेन करना बड़ा आसान होता है। 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ गेन करने काफ़ी ईजी होते हैं और आराम से हो जाते हैं। बट 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना या फिर गेन करना, दैट इज़ नॉट ए ईजी जॉब, वो जल्दी से नहीं, आसानी से नहीं होता है। इसलिए अगर आप इसमें भी देखो,
अगर ये मतलब आप देखो ना 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, पहले तो यही आएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहले इसको ये शेल तोड़नी पड़ेगी। जब ये शेल टूटेगी तभी इसकी उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे ना। आप देखो ना यहाँ पे 2 शेल्स थी और बाद में एक रह गई, मीन्स सेकेंड शेल इसकी उड़ गई है, वो ख़त्म हो गई है। इट मीन्स कि इट नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म द C4+ केटाइन। तो आपको अगर पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से कि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज जैसे आती हैं, एक में क्या करता है वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, दूसरे में वो क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो वो C4- एनायन फॉर्म करता है। 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, निकाल देता है, तो C4+ केटाइन यूज बनता है। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन निकालना वो इजी नहीं होता। तो यहाँ पे इसका रीज़न क्या आएगा, इट इज़, यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना काफ़ी टफ होता है बिकॉज इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो इजीली पॉसिबल नहीं होती, इजीली अवेलेबल नहीं होती। इसीलिए जो कार्बन होता है वो 4+ केटाइन नहीं बनाता। आपको पेपर में क्वेश्चन जो आएगा, जो भी हम टॉपिक करेंगे उसके साथ साथ हमने बोर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते जाना ताकि हमें पता लगे कि उस क्वेश्चन के बेसिस पे बोर्ड वाले किस तरह से क्वेश्चन मॉडिफाई करके डालते हैं। तो ये टॉपिक आपका है कि जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो C4+ केटाइन बनाएगा। और हमें क्वेश्चन जो आता है कि कार्बन जो होता है 4+ केटाइन बनाता नहीं है, ये तो हमने पॉसिबिलिटी डिस्कस की है ना, बट इन द रियल सेंस वो 4+ भी नहीं बनाता ना 4- एनायन फॉर्म करता है। तो वो रीजनिंग पूछेंगे तो आपने यही बताना है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है कि 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाना है। तो एक तो पहले आपने 4+ केटाइन के लिए आंसर लिख दिया है। अगर आप 4- की बात करते हो, 4- का मीनिंग होता है कि उसने गेन करना है। क्या करना है, गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से ही है आउटर मोस्ट शेल में, वो क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन उसकी लास्ट सेकेंड वाली शेल में हो जाते हैं। क्योंकि सेकेंड शेल की जो कैपेसिटी होती है दैट इज़ ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो अगर ये देखो मीन्स के पहले इसके पास कितने हैं, इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, और सेकेंड शेल में थे 4 इलेक्ट्रॉन। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो जाते हैं तो आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी सीधा कर सकते हो, इसमें 6 प्रोटॉन 2 और सेकेंड शेल में क्या हो गया 8। ठीक है, सेकेंड शेल में टोटल कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे भी शो करें, अंदर तो 6 प्रोटॉन है, फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे और सेकंड शेल में उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, तो सेकंड शेल में कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग है अगर आप देखा जाए तो चार्ज का अगर देखो तो अंदर कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज कितना हो गया 2 + 8, टोटल कितना हो गया 10 नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि बाहर 10 इलेक्ट्रॉन है तो अंदर 6 प्रोटॉन है, बाहर 10 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों इक्वल ना रहे नहीं है। जब वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है, नेगेटिव चार्ज -10 यूनिट का हो जाता है और जो पॉजिटिव चार्ज है +6 का ही रह जाता है। क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस का क्या काम होता है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। अगर वो ना उनको होल्ड करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना अप्लाई करे, ना उनको पकड़ के रखे, तो फिर तो वो मीन्स कि वो अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो दिस इज़ अ रीज़न फॉर द स्टेबिलिटी आल्सो। तो आपने देखना है कि मीन्स कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसकी पावर 6 यूनिट की है, कि न्यूक्लियस तो +6 का है और +6 वाले को बोल दिया +10 इलेक्ट्रॉन को संभाले, क्योंकि न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ कम हो गई, न्यूक्लियस 6 यूनिट का रह गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 हो गए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए ना। तो इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, कि जिसका अपना जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो 6 यूनिट का है, काम उसको 10 बंदों को दे दिया है, कैपेसिटी उसके पास कितने की है 6% की है, और काम उसको 10% का दे दिया, तो वो फिर स्टेबल नहीं ना रह पाएगा। यही बात हमने बतानी है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 ही रहते हैं, बट जो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके
वो 4 नेगेटिव एनाइन बना देता है, उस केस में क्या होता है, उसकी सेकंड शेल में 8 हो जाते हैं। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 पहले में शेल में, 8 दूसरी शेल में, टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया -10 यूनिट का। और न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन 6 ही है। इट मीन्स कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज नॉट इक्वल, वो दोनों इक्वल लेवल पे नहीं है, उनमें डिफरेंस है। दिस इज द रीज़न कि यही रीज़न अपने बताना है, तो यू कैन मेंशन दिस, यही आप लिख सकते हो। ओके क्योंकि जो कार्बन होता है, कार्बन का जो न्यूक्लियस, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है। इट मीन्स कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू होल्ड द 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज। कि अंदर न्यूक्लियस के ऊपर 6 पॉजिटिव चार्ज है, बाहर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 जिसकी पावर 6 है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता, उसकी पावर कम है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है। दैट इज़ वाई जो कार्बन होता है वो 4 नेगेटिव एनाइन नहीं बनेगा। ठीक है, और इधर अगर कैटायन की बात करो तो 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, इसलिए 4 पॉजिटिव कैटायन भी नहीं बनाता। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आपको आता है कि 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेसिक कंसेप्ट्स में से उठा देते हैं, तो वो आपने करने, क्योंकि मेनली CBSE के जो बोर्ड के पेपर होते हैं ना, वो बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपने किसी भी पॉइंट को इग्नोर नहीं करना, ये सारे पॉइंट्स NCERT में आपको बड़े प्रॉपर वे में दिए हुए हैं, तो आपने बस इनको समझ लेना है, कंसेप्ट को समझना है, सो दैट कि आप किसी भी एंगल से क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, यू कैन एबल टू हैंडल। ठीक है, तो अब आपने देखा ये 4 ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इट मीन्स कि आयनिक बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, क्योंकि हम बॉन्डिंग का पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो आयनिक बॉन्डिंग इस केस में नहीं बनेगी। अगर ये आयनिक बॉन्डिंग नहीं बनाएगा तो फिर ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ना ही गेन करता है। इन दोनों को छोड़ के फिर थर्ड ऑप्शन निकल के आती है, दैट इज़ बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आना है, दैट इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मीनिंग है द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आई होप आपको इसका जनरल सा कंसेप्ट क्लियर हो गया का आउटलाइन। नाउ इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो हम इसका जो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे, और ये सारा इसकी बॉन्डिंग ऑफ कार्बन को ही कंटिन्यू करेंगे, इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को बोलेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर नेक्स्ट कमिंग वीडियो दैट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर योर प्रेपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जाम। सो स्टे कनेक्टेड।